आइए पहले प्रश्न को देखते हैं और पहला प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। याद रखेंगे कि भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो इसका सही जवाब होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ भारत का ये अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। और यहाँ पर अगर देख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर ईस्टर्न साइड लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। कभी भी याद रखिएगा कि जब हम लोग अक्षांश के बारे में चर्चा करते हैं तो अक्षांश से हमेशा या तो नॉर्थ होगा या फिर ये साउथ होगा। अगर हम लोग ये 0 डिग्री मान के चलते हैं तो ये वाला जो भाग होगा ये इसका नॉर्दर्न भाग होगा और ये वाला जो भाग होगा इसको हम लोग साउथ बोलेंगे। तो अक्षांश में या तो नॉर्थ लिखेंगे या फिर इसमें हम लोग साउथ लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ पर एक और चीज़ को याद रखोगे कि जैसे यदि मुख्य भारत के बारे में यदि चर्चा किया जाए, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यदि मुख्य भारत के बारे में चर्चा किया जाए तो मुख्य भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ माना जाता है। और अगर संपूर्ण भारत के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ माना जाता है। क्लियर है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग कितनी है। तो स्थलीय सीमा की जहां चर्चा की जाएगी तो इसका मतलब याद रखिएगा, स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि भारत का, यानी कि हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत कैसा है। तो एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र है। भारत का जो उत्तरी भाग है, यानी कि अगर हम लोग भारत के मानचित्र को अगर हम लोग देखते हैं तो भारत का जो नॉर्दर्न साइड्स है यह अलग अलग देशों से घिरा हुआ है और इसका कुल जो लंबाई है ये कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। क्लियर है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो उत्तर है इसका होगा यह सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और यह प्रश्न कर रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के विश्व का केवां सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो का स्थान जो है वह 7वां माना जाता है। और इस संदर्भ में यहाँ पर याद रखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और यहाँ पर इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो यह विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत रखता है, तो यह 2.4% भाग यह घेरता है। ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो इसका स्थान 7वां है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है। ठीक है। अगेन जैसे यहाँ पर देखो नॉर्थ लिखा हुआ है, तो देशांतर में हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी देशांतरीय रेखा हम लोग खींचते हैं तो देशांतरीय रेखा में इस तरफ वाले जो भाग हो जाएंगे ये इसका वेस्टर्न साइड होगा और इधर वाले भाग हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग ईस्ट कहेंगे। ठीक है। 0 डिग्री से इधर वाले भाग ईस्टर्न साइड या फिर वेस्टर्न साइड्स। तो ये वाला तो किसी हालत में होगा नहीं। और इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के, और इसका कितना एक्सटेंशन है, तो 97 डिग्री 25 मिनट यह पूरब माना जाता है। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर की रेखा भारत के किस राज्य से, यहाँ पर ध्यान दोगे, नहीं गुजरता है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, कर की रेखा किसको बोलते हैं, तो 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ का भाग होता है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। और यदि हम लोग मकर रेखा के बारे में चर्चा करें तो 23 डिग्री 30 मिनट जो साउथ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं। कौन कौन से ये राज्य हो जाते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो एक हो जाएगा गुजरात, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यह हो जाएगा राजस्थान, तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें तब हो जाता है छत्तीसगढ़,
इसके अलावा यदि हम लोग चर्चा करें तो इसके बाद हो जाएगा झारखंड। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तब हो जाता है वेस्ट बंगाल। क्लियर है। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। तो कह रहा है कि नहीं गुजरता है, तो देखो राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन इसमें उड़ीसा नहीं है। तो नहीं गुजरता है, तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमालय की हिमाचल श्रेणी, जिसको कि हम लोग लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कि औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है। संपूर्ण हिमालय को यदि हम लोग बात करते हैं तो संपूर्ण हिमालय को हम लोग नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर याद रखिएगा कि संपूर्ण हिमालय को हम लोग नॉर्थ से साउथ में 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं। यह 3 भाग हो गया। इस भाग को हम लोग कहते हैं, यह हो जाएगा जिससे हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय। इस भाग को हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालय या फिर इसको लेसर हिमालय, और इस भाग को आउटर हिमालय हम लोग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग शिवालिक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। औसत ऊंचाई की यदि बात किया जाए तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। मिडिल हिमालय की यदि ऊंचाई के बारे में हम लोग चर्चा करें तो ये 3700 से 4500 मीटर है। और अगर आउटर हिमालय के बारे में चर्चा करें तो ये 600 से 1500 मीटर के आसपास मानी जाती है। तो जो हिमाचल हिमालय है, या जिसे लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 3700 से 4500 मीटर है। 6100 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो यह ग्रेट हिमालय की ऊंचाई मानी जाती है। और आउटर हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के आसपास मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आता है। और इसे हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हम इसको कहते हैं। और इस आधार पर इस ये विश्व का कितना स्थान घेरता है, तो हमको याद रखना है 2.4% के स्थान की यह घेरता है। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य रूप से भारत को कितने भौतिक विभागों यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स में विभाजित किया जाता है? यानी कि अगर हम लोग देखें तो भू आकृतिक जो संरचना है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं इनके अलग अलग जो भू दृश्य हैं, उस आधार पर यदि हम लोग देखते हैं तो संपूर्ण भारतीय भाग को हम लोग कितने वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो इसको पॉइंट को याद रखना है कि संपूर्ण भारत को हम लोग 6 भाग में वर्गीकृत करते हैं। क्लियर है। यानी कि संपूर्ण भारत को हम लोग कितने भाग में वर्गीकृत करते हैं? तो संपूर्ण भारत को हम लोग यहाँ पर याद रखना है कि 6 भाग में वर्गीकृत करते हैं। अब इस 6 भाग के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो ये भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उत्तरी पर्वतमाला। क्लियर है। यानी कि सबसे पहले हम लोग उत्तरी पर्वतमाला, और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला होता है, ठीक है, इस भाग में पहला हो जाता है ये। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर भारतीय मैदान। दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो इसके बाद हो जाता है उत्तर भारतीय मैदान। तीसरे भाग की यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें हो जाएगा यानी हमारा जो पठारी क्षेत्र हो जाता है, पठारी प्रदेश हो जाता है। चौथे स्थान में अगर हम लोग देखें तो यह भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश इसमें हो जाएगा। भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश इसके अंतर्गत में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत के संपूर्ण जो
तटीय मैदानी भाग हैं, क्लियर है, यानी कि तटीय जो मैदानी क्षेत्र हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। और अंत में अगर हम लोग बात करें तो जितने द्वीप समूह हैं इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6, यानी कि मुख्य रूप से भारत को कितने डिविजन्स में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यह 6 अलग अलग भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, ठीक है, किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि हिमालय पर्वतमाला के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब से ही हम लोग हिमालय की चर्चा करते हैं तो हिमालय क्या है। तो हिमालय मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो हिमालय हिमालय क्या है। तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। हिमालय जो है वह एक नवीन और कैसा है, तो याद रखना है यह मोड़दार या फिर इसको अगर हम लोग कहें तो वलित पर्वतमाला है। ठीक है, यह एक मोड़दार या फिर वलित पर्वतमाला माना जाता है। और हिमालय का निर्माण जो है ये दो अलग अलग प्लेटों के टकराने से हुआ है। ये कौन दो प्लेट है भाई, तो यह दो प्लेट हैं जिससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से इनके मध्यवर्ती जो भाग थे, ये वाले जो भाग थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे याद रखना है यह भाग को हम लोग कहते हैं टेथिस सागर। ठीक है, ये टेथिस सागरीय भाग था। तो इस जगह से दबाव होने की वजह से इस भाग में एक उत्थान की क्रिया हुई और इसी उत्थान की वजह से यहाँ पर हिमालय का निर्माण माना जाता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना है कि यह इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। इनके टकराने की वजह से टेथिस सागर में उत्थान की क्रिया हुई और इसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कारा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है कि इससे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई की जहाँ हम लोग चर्चा करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 6100 मीटर है। और अधिकांश यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो ऊंची चोटियां जो मिलती हैं वह इसी भागों में मिलती है। क्लियर है, हिमाद्री। अब यहाँ पर देखो हिमाद्री क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह घटता है, कम हो जाता है। अब इसके वजह से अगर हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 6100 मीटर है, तो स्वाभाविक है कि इतनी ऊंचाई पर जाने पर केवल और केवल हमें बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेंगे। इस वजह से यहाँ पर इसका नाम दे दिया गया है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि भारत के सबसे प्राचीन भूभाग, ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग यानी कि जो पेनिनसुलर पार्ट है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग कहें तो इसके बाद हिमालय का नंबर आता है, यानी कि ये सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा। हिमालय वाले जो भाग हैं ये हमारा नंबर 2 पर आ जाता है। और तब जा कर के फिर हम लोग चर्चा करते हैं तो
इसके बाद हमारे जो है वह उत्तरी मैदानी भाग, जिसे सिंधु और गंगा के मैदानी भाग में आते हैं, तो इसका नाम आता है। क्लियर है? तो सबसे प्राचीन भाग कौन सा हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि दून जो है वो किन दो श्रेणियों के बीच स्थित घाटियां हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यह हिमाचल यानी कि और शिवालिक के मध्य जो घाटियां मिलती हैं उसको दून कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके बीच की जो पूर्वी घाटी है, पूर्वी घाटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी भाग को हम लोग द्वार के नाम से जानते हैं, और जो इसके पश्चिमी भाग होता है, यानी कि इसके जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, इस घाटी की जो पश्चिमी भाग है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग दून के नाम से जानते हैं, जैसे कि पाटी दून, देहरादून, तो या फिर जैसे हरिद्वार वगैरह की हम लोग चर्चा करते हैं। तो हरिद्वार जो है यह पूर्वी जो घाटी भाग है इसको हम लोग द्वार के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी भाग को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न की तरफ देखें। भारत का मानक मध्याह्न रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियंस का मान क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि यह 82 डिग्री 30 मिनट पूरब माना जाता है। यानी कि एक प्रकार का ये क्या होता है, तो ये एक तरह से ये समय रेखा है जिसके आधार पर भारत के समय का निर्धारण होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यह भारत के कितने राज्य से ये रेखा गुजरता है, कई बार ये प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है ये कि यह जो है ये भारत के 5 राज्य, और कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, तीसरे के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके अलावा हम लोग देखें तो उड़ीसा, और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है? यानी कि यह जो भारत का मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, यह उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, मध्य प्रदेश से यह गुजरता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से यह क्रॉस करता है, और इसी आधार पर भारत के समय का निर्धारण भी किया गया है। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना है कि यह बड़ी नदी कौन सी है, तो यह है लूनी नदी। क्लियर है? यानी कि लूनी नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह थार मरुस्थलीय भाग की एकमात्र नदी भी मानी जाती है। क्लियर है? और यह अपने आप में एक विशिष्ट नदी इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह जो है यह कक्ष के रन में, यानी कि यह नदी जो है ये कहाँ समाप्त हो जाती है, तो यह कक्ष के रन में यह नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, शिवालिक की तलहटी में स्थित 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थर वाली पट्टी को क्या कहा जाता है? शिवालिक की तलहटी में, यानी कि जैसे हम लोग देख रहे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर ऑटर हिमालय। ऑटर हिमालय को शिवालिक भी बोलते हैं। तो इस तरह के जो बोल्डर्स वाले जो भाग हमें देखने को मिलता है, यानी इस तरह के जो बोल्डर वाले भाग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इस भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं भाबर के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम लोग भाबर की के दक्षिण के बारे में अगर चर्चा करें तो भाबर के जो दक्षिणी भाग है, इस भाग में हमें क्या मिलता है? तो इस भाग में हमें तराई के क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाबर की जो आप कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है ये कितनी है? तो भाबर की चौड़ाई जो है ये 8 से 10 किलोमीटर, और इसके बाद वाले जो भाग को हम लोग देखते हैं, इसके बाद वाले जो भाग को हम लोग देखते हैं, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे तराई के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और तराई की चौड़ाई कितनी हो जाती है? इसकी चौड़ाई जो है यह 10 से 20 किलोमीटर होती है। तो अब यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया कि शिवालिक की तलहटी में स्थित 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी, और यहाँ पर देखो कंकड़ पत्थर वाले पट्टी को क्या कहते हैं?
तो इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भाबर के नाम से जानते हैं। और भाबर के दक्षिण में क्या है? तो तराई। और खादर और भांगर जो शब्द का प्रयोग करते हैं, यह गंगा के मैदानी भाग में, ठीक है, ये किसका नाम है? तो यह जलोढ़ मृदा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर करा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम लोग बात करें तो भारत का सबसे बड़ा विभाग माना जाता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित माना जाता है। यह कैसा द्वीप है? तो यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसी नदी के यह मध्यवर्ती भाग में इस प्रकार की यह नदीय द्वीप के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे वहां पर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा द्वीप मूंगा से बना हुआ है? ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे कि जो कोरल्स है, ठीक है, लक्षद्वीप को माना जाता है कि ये एक प्रकार के कोरल द्वीप का ये एग्जाम्पल भी माना जाता है। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ देखें। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में ये पूछ रहा है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ठीक है, इसका नाम है अनई मुदी। तो अनय मुदी की प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप माना जाता है। ठीक है, और बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी स्थिति है। और वास्तविक रूप से इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह अंडमान में स्थित है। जबकि नारकोडम द्वीप में भारत का कैसा द्वीप है? तो यहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी जिसको हम लोग बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी, यहाँ पर कैसा ज्वालामुखी है? तो डॉर्मेंट जिसको बोलते हैं, यह भारत का एकमात्र डॉर्मेंट जो ज्वालामुखी है वह स्थित है नारकोडम में। और जो सक्रिय ज्वालामुखी वो बैरन द्वीप में स्थित है। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होगा? यहाँ पर याद रखना है कि यह 2 घंटे का अंतर होगा। 1 डिग्री अगर अर्थ मूव करता है तो इसमें 4 मिनट का समय लगता है। गुजरात की स्थिति यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। यानी यह गुजरात की स्थिति है, यह अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है। लगभग अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो यह लगभग 30 डिग्री का इसमें अंतर होता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो अगर हम लोग 30 डिग्री की मान रखते हैं तो 30 इंटू, ठीक है, अगर 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो टोटल अंतर कितना मिनट का हो जाएगा? तो ये 120 मिनट का हो जाएगा। मतलब है कि समान रूप से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 120 मिनट का अंतर होता है। और ये 120 का मिनट का मतलब हो जाएगा कि लगभग 2 घंटा। चूंकि हम लोगों ने भारत की जो मानक समय है इससे जस्ट अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है। तो संपूर्ण भारत का समय का निर्धारण समान तौर से इसी से होता है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो यह 2 घंटे का अंतर होता है यदि हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चर्चा करते हैं तो। पूछ रहा कि बाघ जल संधि भारत के किस पड़ोसी देश से अलग करता है? तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका जो है वह पाक जल संधि, यानी कि यदि हम लोग दक्षिण भारत की चर्चा करते हैं तो दक्षिण भारत में यह पाक जल संधि से श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, याद रखना है कि पाक जल संधि जो है
यह दो भागों को जोड़ता भी है। किसे किसे जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी यह बंगाल की खाड़ी को यह किससे जोड़ता है? तो यह मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी से यह जोड़ता है। ठीक है, यानी बंगाल के खाड़ी को यह मन्नार की खाड़ी से ये जोड़ता है और अलग करता है किससे? तो भारत और श्रीलंका को यह अलग करता है। क्लियर है? चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। और खादर का मतलब ये हो गया कि ये कैसी मिट्टी हो जाएगी? तो खादर की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यह नई जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रश्नों में देखा कि हिमालय के तलहटी में शिवालिक के अगर हम लोग दक्षिण भाग में देखते हैं तो जो कंकड़ युक्त क्षेत्र है तो उसको हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं, और इसके दक्षिण का जो भाग है इसे हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ये 2.4% के आसपास माना जाता है। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी क्या है? जैसे ही हम लोग किसी भी क्षेत्र की वास्तविक दूरी की चर्चा करते हैं, यहाँ पर याद रखना है कि यह जो दूरी तय होगी ये किसके आधार पर तय होगी? तो ये अक्षांश के आधार पर तय होगी। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक की यदि हम लोग दूरी की चर्चा करते हैं तो ये हो जाता है 3214 किलोमीटर। यानी कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है मुख्य भारत की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण यदि हिमालय के भाग को हम लोग देखें तो इसको अलग अलग, एक तो जैसा हमने कहा कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ऑटल हिमालय, यह तो हम लोग इसका नॉर्थ टू साउथ ऊंचाई के आधार पर चर्चा करते हैं। और दूसरा हम लोग इससे क्या करते हैं? तो हिमालय के इस तरह के जो विस्तार को हम लोग देखते हैं, यानी हिमालय के ऐसे जो विस्तार है इसको हम लोगों ने क्या किया है कि अलग अलग भाग में बांट लिया है। ठीक है, तो जैसे यदि हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इंदस और सतलज नदी के मध्यवर्ती जो हिमालय के भाग हैं, क्लियर है, तो इससे नदी के जो मध्यवर्ती भाग होते हैं इसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और यहाँ पर याद रखना है काली रिवर, इसके जो ये मध्यवर्ती भाग हैं इससे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जैसे ही हम लोग काली और तिस्ता नदी के मध्यवर्ती, ठीक है, यहाँ पर तिस्ता या फिर तिस्ता, तो ये वाला जो भाग होता है इससे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और तीस्ता से लेकर के और यहाँ पर दिहांग नदी के जो मध्यवर्ती हिमालय के भाग है इसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि इस भाग को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो प्रश्न कर रहा है कि सतलज और काली नदी के मध्यवर्ती हिमालय नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जानते हैं? तो कह रहा है सतलज और ये काली। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा कुमाऊं हिमालय। क्लियर है? चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भागों को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम लोग कोरमंडल के नाम से जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम जाना जाता है? तो इसे हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न को देखें। चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़े खड़े पानी का झील है किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा।
आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह के प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा कवरत्ती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से माना जाता है। यानी कि यहाँ पर याद रखना है कि अमरकंटक की जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से इस ओर जाने वाली एक प्रमुख नदी है जिसको हम लोग कहते हैं सोन नदी, जो गंगा में आकर के दानापुर के पास आकर के ये गंगा में मिलती है। और ठीक इसी पहाड़ियों के इधर से निकलने वाली एक बहुत ही प्रमुख नदी है जिसको हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं। नर्मदा जो है वो 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। और यहाँ पर याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान, अभी देखो एक प्रश्न में था पूर्वी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम लोग मालाबार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जबकि कोरोमंडल की यदि हम लोग चर्चा करें तो कोरोमंडल जो है यह पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुछ और प्रश्नों को देखा है भूगोल के। और भूगोल के जो तृतीय संस्करण होगा, इसमें हम लोग सामान्य जनरल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों की इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलते हैं और कुछ और प्रश्नों की हम लोग चर्चा इसमें करेंगे।